बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 है ये। आज फिर गलती होगी, तो ये लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। और इसमें हम उसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे जैसे लास्ट लेक्चर में हमने रिसर्च प्रपोजल पे बात की, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया, डेफिनेशंस को देखा, और उसमें हमें किन चीज़ों को सामने रखना है, क्या चीज़ हम किस पे काम कर रहे हैं और क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बकायदा हम देखेंगे कि किस तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल को डेवलप कर सकते हैं। ये भी हमारे सामने बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, और इसमें हम देख रहे हैं बकायदा जो हमारे पास रिसर्च प्रपोजल है, जो हम सेंड कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर को, रिसर्च टीम को या यूनिवर्सिटी को, जो हम प्रपोजल उसको रिटन फॉर्म में सेंड कर रहे हैं, तो उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट में क्या चीज़ हमने लिखनी है, ये चीज़ जो है हमने आज इस लेक्चर में पूरी डिटेल से डिस्कस करनी है। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल डेवलपमेंट में, अब यहाँ स्टूडेंट हम रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन नहीं कर रहे ना, उसको हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमारे सामने पहले हो चुका है लास्ट लेक्चर में। हम देख रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल जो हम बना रहे हैं उसके पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं, उसके उनके वो किन चीजों पे मुश्तमिल है, हम उनके हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम रिसर्च प्रपोजल की डेवलपमेंट में देखें तो सबसे पहले जो पार्ट हमारे सामने आता है उसमें हम इंट्रोडक्शन को लेके आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक सैंपल सेंड करूंगा इंशाल्लाह, अभी लेक्चर के बाद मैं आपको, या लेक्चर में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सामने एक सैंपल है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उसमें जो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे सामने इंट्रोडक्शन है। अब इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या चीज लिखनी है, क्या चीज होनी चाहिए, वो चीज हम इसको या इंट्रोडक्शन में मेंशन करें। आइए जरा थोड़ा सा इसमें देख लें। मैं आपको रिसर्च दिखा देता हूँ, मेरे पास ये सैंपल पड़ा हुआ है। ये आप यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी का तो नहीं है, जीसी यूनिवर्सिटी का मुझे रिसर्च प्रपोजल मिला नहीं है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाँ, सिनॉप्सिस मिले हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़हन में रखूँ कि आप जब पीएचडी के लिए काम करेंगे तो वहाँ पे भी आप पहले प्रपोजल ही सेंड करेंगे, लेकिन उसको हम सिनॉप्सिस का नाम देते हैं। आप सिनॉप्सिस बना के सेंड करते हैं, और सिनॉप्सिस में भी सेम तकरीबन वही चीज़ होती है जो आप यहाँ रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करेंगे। मैं आपको सिनॉप्सिस भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे नेट से एक सैंपल मिला है रिसर्च प्रपोजल का, तो वो मैं आपको दिखा दूँ उसमें क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, यानी आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा, और किस प्रोग्राम से आपका, किस डिग्री से तल्लक है, वो किस डिपार्टमेंट से तल्लक है, इंस्टीट्यूट क्या है, और आप डेट मेंशन कर देंगे। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ये आपका और आपके सुपरवाइजर का, और जिस यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट से आपका तल्लक है, किस मकसद कौन सा इदारा है, वो चीज़ यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देंगे। इसी तरह उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं, हम यहाँ इसी टेबल ऑफ कंटेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो सबसे पहले हमारे सामने पार्ट आ रहा है वो आपका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप किन चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, आप बैकग्राउंड्स वगैरह और कंटेंट्स वगैरह को मेंशन करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है, रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस तरह आगे फर्दर इसके चीज़ें चलती रहें। ये इसका पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का, जो आप इस रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट होता है ये लिटरेचर रिव्यू है। स्टूडेंट्स, आप अपने बताते हैं कि अच्छा, ये चीजें मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली दिखा रहा हूँ। हमारा जो लेक्चर में जो स्टार्ट किया मैंने, वहां पे हमने इन चीजों को डिटेल से डिस्कशन करनी है। या सिंपली आप देख लें कि पहला हमारे पास जो पार्ट है इस रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन होता है,
उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, उसके बाद रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स हैं, फिर उसके बाद हम जो चीज होती है वो हमारे पास इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज है, और उसके बाद हम रेफरेंसेस वगैरह को मेंशन कर देते हैं। तो ये चीजें स्टूडेंट्स हमारे सामने इस रिसर्च प्रपोजल के अंदर शामिल होती हैं। अब इसको जरा आप जाके देखें तो सबसे पहले जो चीज आपके सामने आ रही है वो आपके पास इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में ये चीजें आपके सामने रहती हैं। ये चीजें हमने डिस्कस करनी है अभी लेक्चर के अंदर, मैं यहाँ इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ कि पहला जो चीज आ रही है आपके रिसर्च प्रपोजल में वो आपके पास इंट्रोडक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये लिटरेचर रिव्यू आपके पास आ जाता है। ये जैसे अभी मैं आपको दिखा भी रहा था, तो उसमें आपने ये चीजें मेंशन करनी है, ये हमारे लेक्चर में डिस्कशन में आ जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो आपका रिसर्च डिजाइन एंड मेथड है, और उसके अंदर आप ये चीजें मेंशन कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज है, और उसमें आप इन चीजों को मेंशन करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स ये रेफरेंसेस, ये सारी चीजें मैं अभी आपके सामने रखूंगा, हम इन चीजों को बड़ी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपके पास रिसर्च प्रपोजल है और ये इसके पार्ट्स हैं, और आप जब भी किसी चीज के बारे में रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको बनाएंगे। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कहीं थोड़ा बहुत अपने फॉर्मेट में चेंज ला सकते हैं, लेकिन जो चीजें आएंगी वो तकरीबन सारी यही होंगी, उनमें कोई चीजें डिफरेंट नहीं होगी। ये चीजें आपको जरूर अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेंशन करनी पड़ेंगी। तो बहरहाल ये हमारे पास एक सैंपल था, मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को डिजाइन करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंट्रोडक्शन की बात क्या हो रही है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो आइए जरा यहाँ पे हम देख लें कि जब आप रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन के पार्ट पे बात करते हैं तो उसमें आप किन चीजों को मेंशन कर देते हैं। तो आइए जरा, इवन इफ दिस इज जस्ट अ कोर्स असाइनमेंट, जैसे आपको कोई रिसर्च, आपको मैं एक असाइनमेंट दे देता हूं जी, आप ये टॉपिक है इससे रिलेटेड आप कोई या आप कोई अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लें और इस प्रपोजल जो है वो रिसर्च प्रपोजल बनाएं और उसको बना के आप उसको सेंड कर दें। तो आप जो है वो तो ये आपकी एक तरह की फॉर एग्जांपल अगर असाइनमेंट दी गई है। अच्छा ये बात आपके जेहन में रहे कि मोस्टली जो बड़े लेवल पे जैसे सिनैप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बनाए जाते हैं तो वहाँ पे और भी कुछ मकासद साथ सामने आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इदारा है, कोई यूनिवर्सिटी कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें रहने वाले कोई रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं उसी इदारे में काम करते हैं, तो उनका मकसद ये भी होता है कि कोई फंडिंग वगैरह उनको की जाएगी कि जब इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा तो उनको साथ फंडिंग भी होती रहेगी। तो उनका मकसद ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक असाइनमेंट को ले लेते हैं, आपके जिम्मे असाइनमेंट लगाई गई है, आप एक रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, तो उसमें ये चीजें आपकी शामिल होनी चाहिए। तो ट्रीट योर इंट्रोडक्शन एज इनिशियल पिच ऑफ आइडियाज। अब यहाँ पे आपके बात सामने आ गई कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज लेनी है। आप इंट्रोडक्शन को ऐसे लें जैसे आप इनिशियल पिच पे खड़े हैं और वहां पे आपने अपने आइडियाज डिस्प्ले करवाने हैं, आइडियाज को मेंशन करना है, आइडियाज को राइट करना है, आइडियाज को शो करवाना है। तो आप एक समझ ले एक फर्स्ट स्टेप पे, पहली सीढ़ी पे आप खड़े हैं, पहली स्टेज पे आप खड़े हैं और उस पे आपने अपने आइडियाज को शो करना है। तो आपने इंट्रोडक्शन को इस तरीके से लेना है, यानी इंट्रोडक्शन को आप इस तरीके से लें कि आप पहली स्टेज पे खड़े हैं और उसके ऊपर आपने अपने आइडियाज को मेंशन करना है, आइडियाज को रखना है दूसरों के सामने, वहां पे आपने आइडियाज को मेंशन करना है। या आप थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब यहाँ सिग्निफिकेंस का मतलब हम यहाँ पे लेंगे अहमियत को। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप जो आपके सामने रिसर्च प्रॉब्लम है, जिस जो टॉपिक है उसके जो इंपॉर्टेंस है, आप समझते हैं कि ये टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है, इस पे मैं काम कर रहा हूं, इसमें अहम चीज ये है, तो वो चीज आप अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें। अच्छा ये चीज आगे भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन में भी उसको मेंशन करना जरूरी है। आफ्टर रीडिंग द इंट्रोडक्शन, जब
आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन को लिखा, तो आपके इस इंट्रोडक्शन को कोई बंदा पढ़ेगा, जैसे आप सुपरवाइजर है जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं, वो आपके इस इंट्रोडक्शन के अंदर लिखे हुए आइडियाज को पढ़ेगा। तो पढ़ने के बाद यूर रीडर शुड नॉट ओनली हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, तो ना सिर्फ आपके रीडर को इस चीज का पता चल जाए कि आप करना क्या चाहते हैं, ना सिर्फ इस चीज का पता चले, बल्कि एक तो इसको इस चीज का पता भी चलना चाहिए, साथ उसको पता चलना चाहिए दे शुड आल्सो बी एबल टू गेन अ सेंस ऑफ योर पैशन फॉर द टॉपिक, और उनको ये भी पता चले कि ये बंदा इसमें कितना जज्बा है काम करने के हवाले से, या इस टॉपिक से रिलेटेड उसका क्या जज्बा है, वो किस हद तक इस टॉपिक में काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात समझने की काबिल है। मसलन आपको कहा जाता है जी आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लें और उस पर रिसर्च करें। आप क्या करते हैं, आप बहुत ही आसान सा टॉपिक लेते हैं और उसका प्रपोजल बना के आप सेंड कर देते हैं। अब आपने एक आसान सा टॉपिक लिया हुआ है, कॉमन सा टॉपिक लिया हुआ है, आम सी बातें हैं। मसलन आप कहते हैं जी कि हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है और वहां से डाटा कैसे लिया जाता है, आप इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। अब जब ये आप टॉपिक लिख के भेजेंगे ना, तो जो बंदा जिसने आपके इस प्रपोजल में, इस इंट्रोडक्शन में इस चीज को देखना है, वो समझ जाएगा कि इस बंदे के पल्ले कुछ भी नहीं है कि मेमोरी में डाटा कैसे जाता है, वहां से कैसे आता है, ये तो इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। इसका मतलब है ये बंदा लेजी है और ये काम करना ही नहीं चाहता। उसके बरक्स बेशक आप मेमोरी को ही लें, लेकिन आप एक टॉपिक सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल हाउ द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन द मेमोरी कैन बी रिजॉल्व्ड। मसलन मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन जो आती है, अच्छा फ्रेगमेंटेशन में बता दूं कि मेमोरी में डिफरेंट जगह होती है, खाली पड़ी होती है, मुख्तलिफ लोकेशन पे जगह खाली पड़ी होती है और वो मुख्तलिफ लोकेशन पे होती है और वो किसी काम की नहीं रहती, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब इसको डिफ्रेगमेंट किया जाता है, इस जगह को मतलब ऐसे लिया जाता है कि वो जगह काबिल इस्तेमाल में आ जाए, तो ये एक पूरी टेक्निक है। अब अगर आप डाटा को लेने और रखने, स्टोर करने और लेने के बजाय अगर आप इस फ्रेगमेंटेशन पे काम करें तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये लिख के भेजेंगे तो अगला बंदा समझेगा कि ये बंदा काम करना चाहता है, इसमें पैशन है, इसमें जज्बा है काम करने और नया काम करना चाहता है, वो फौरन समझ जाएगा। तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ना सिर्फ ये बताना है रीडर को कि मैं करना क्या चाहता हूं, साथ अपने जज्बे को भी शो करना है, और वो यही बात है कि आपने बताना है कि ये कितना अहम काम है, इस पे पहले कोई काम नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो थोड़ी हद तक हुआ है, इस पे बहुत ज्यादा हद तक काम हो सकता है। तो ये चीज जो है वो आपने अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी आपने बताना है। एंड टू बी एक्साइटेड अबाउट द स्टडीज पॉसिबल आउटकम, और जो आपका रीडर है, आप रिसर्च करेंगे, उसके रिसर्च के बाद जो आप नताज सामने आएंगे, आपका रीडर उन नताज से एक्साइटेड होना चाहिए, वो इम्प्रेस होना चाहिए और वो समझे कि वाकई ये चीजें जो है ना बड़ी अहम है, और अगर ये बंदा काम कर लेता है तो वाकई ये फायदेमंद चीजें रहेंगी। तो ये चीज जो है वो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें। आइए जरा कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन पे काम करना, जब आप इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का ज़हन में रखना जरूरी है। कौन से क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज द सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम? सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जी ऐसे फैक्टर्स को फाइंड किया जाए जो फीमेल्स में जो मेकअप ब्रांड है उसको प्रमोट करे। अब यहां अगर आप देखें तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो, रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हमारी है फैक्टर्स को फाइंड करना जो प्रमोट करे मेकअप ब्रांड को। अब असल जो प्रॉब्लम है वो है फैक्टर्स को फाइंड करना। अगर आप अपने टॉपिक में इस फैक्टर्स वाली बात को निकाल दें तो पूरी स्टेटमेंट, पूरा टॉपिक ही
गलत हो जाता है या उसकी समझ नहीं आती कि आप करना क्या चाहते हैं। कहना वो ये चाह रहा है आप अपनी इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो सेंट्रल आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो मेन आपकी प्रॉब्लम है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसको जरूर मेंशन करें। नंबर 2, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ स्टडी रिलेटेड टू दैट रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ स्टडी जिसका तल्लक इस रिसर्च प्रॉब्लम के साथ है। अब मसलन ये देखें, अब आप फैक्टर्स को ही फाइंड कर रहे हैं और वो उसका तल्लक किसके साथ है, मेकअप ब्रांड के साथ है। अब आप और किसके साथ तल्लक है, फीमेल्स के साथ तल्लक है, फीमेल कस्टमर्स के साथ तल्लक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि फीमेल्स में कॉस्मेटिक्स को यूज करने की तरफ रुझान किन 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 चीजों पे है, किन बुनियाद पे है, किन फैक्टर्स की बेस पे वो कौन सी कॉस्मेटिक्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्राइस है, स्टैंडर्ड है, उसकी उसका मशहूर होना है, क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। तो अब ये चीज भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका तल्लक किस मेरी स्टडी के साथ है, मैंने किन चीजों को स्टडी करना है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन चीजों को स्टडी करूंगा, वो चीज आप लोगों ने इस इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है। what methods should be used to analyze the research। अब वही बात आ गई, डेफिनेटली आप अगर फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, आप बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने आएंगे जी, ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई दूसरा ब्रांड जो है वो मार्केट में मशहूर है या फीमेल कस्टमर्स के अंदर मशहूर है। अब वो फैक्टर्स आप अपनी ब्रांड में, जो आपके पास ब्रांड है, उसको कंपेयर करेंगे, उनको मुवाजना करेंगे, तो जाके आपको पता चलेगा असल वजह क्या है या असल कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी बेस पे हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट रिसर्च, और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ये रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन ले लें जी आप उसी टॉपिक को, अब उसमें इंपॉर्टेंस की बात क्या है, उसमें ये है कि हम अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस ये, डेफिनेटली उसको उसको प्रमोट करेंगे, उसकी सेल ज्यादा होगी, फाइनेंशियली बेनिफिट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगी। ये बेनिफिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक की। इसी तरह आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें आप उसकी इंपॉर्टेंस को जरूर मेंशन करेंगे, और वो कहां करेंगे, इस इंट्रोडक्शन के पोर्शन में आप उसको मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पोर्शन है हमारे रिसर्च प्रपोजल का, उसमें हम इन चीजों को मेंशन कर दें। अब स्टूडेंट्स अगेन हमारे सामने हमने अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसको मेंशन करना है, उसको डिटेल के साथ मेंशन करना है। अपने प्रपोजल के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंस है हमारी, उनको जरूर मेंशन करना है। और यहाँ पे वो ये कहता है कि इट कैन बी मॉडल्ड इनटू योर इंट्रोडक्शन, और ये चीज जो इंपॉर्टेंस है आप इंट्रोडक्शन में इसको मेंशन करें, या आर यू कैन क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन टू हेल्प विद ऑर्गेनाइजेशन एंड नैरेटिव फ्लो ऑफ योर प्रपोजल। और या फिर ये करें कि आप एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर लें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली हो, और जिसमें आप वजाहत कर दें, नैरेटिव जो है इसका लफ्जी मतलब वजाहत है, और उसकी जो आपका रिसर्च का प्रपोजल है उसकी वजाहत कर दें, यानी आप अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस को लिख दें। ये एक सेपरेट सेक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या बेहतर ये है कि आप उसको इंट्रोडक्शन के अंदर उसको मेंशन कर दें। बेहतर ये कहने का मतलब ये कि आप अपने इंट्रोडक्शन में या सेपरेट को सेशन क्रिएट करें, उसमें आप जो इंपॉर्टेंस है आपके टॉपिक की वो जरूर मेंशन करें।
स्टूडेंट्स अगेन हमारे सामने ये भी बड़ी अहम बात है, लिटरेचर रिव्यू। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? लिटरेचर, स्कॉलरी लिटरेचर भी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने हमारे सामने एक टॉपिक, एक टर्म आई थी और उसका मैंने आपको मतलब बताया था कि स्कॉलरी लिटरेचर का मतलब ये होता है कि जो स्कॉलर्स और रिसर्चर ने जितना काम किया है, जितनी फाइंडिंग्स और जितना वर्क हो चुका है, वो उनका लिटरेचर है। डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट काम और बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है, वो ये सारा लिटरेचर है, ये सारा लिटरेचर है। अब ये भी है, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है उसमें पहले भी कुछ काम हुआ हुआ होगा, हो सकता है ऐसा काम हुआ हो, लेकिन आपको लगता है कि हम इसमें मजीद एडवांस रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको उस लिटरेचर का जो पहले से काम हुआ पड़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो कन्विंस करेगा आपके जो सुपरवाइजर है, रिसर्च टीम है, जो भी यूनिवर्सिटी में है, वो आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट को कन्विंस करने के लिए आपको इस लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अच्छी थ्योरी होनी चाहिए, जो आप दूसरों को बता सकें कि हम ये काम करना चाहते हैं। आइए जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ के देख लेते हैं कि इस पोर्शन में, इस सेक्शन में हमने क्या करना है। It is important to show that you are familiar with the most important research on your topic। वही बात आ गई, अगर आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक के बारे में या उसके रिसर्च एरिया के बारे में आप जानते ही नहीं है, तो आप काम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहले काम हुआ हुआ है वो भी आपके माइंड में होना चाहिए, जिस एरिया में काम नहीं हुआ वो भी आप उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि यहां काम होने वाला है। यानी जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में जो पहले काम हो चुका है उसका भी आपको पता होना चाहिए, और जिस जिस गैप में आप काम कर रहे हैं वो भी आप अच्छी तरह से उसको, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये चीज आप मेंशन करेंगे इस लिटरेचर रिव्यू के अंदर। A strong literature review convinces the reader that your project has a solid foundation in existing knowledge or theory। कोई बात आ गई जो भी मैं बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अगर आपने रिव्यू लिटरेचर को रिव्यू किया हुआ है और यहाँ पे आपने अगर जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मसलन जैसे मैंने अभी इससे बात की कि आप मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो आपको मेमोरी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको पहले से जो नॉलेज अवेलेबल है वो आपको पता होना चाहिए। अब इस फ्रेगमेंटेशन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके लिए क्या टेक्निक्स है, प्रॉब्लम ये क्या क्रिएट कर रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये अच्छा खासा नॉलेज है तो इस लिटरेचर रिव्यू में आप उसको मेंशन करेंगे। जब आप मेंशन कर देंगे तो जो रीडर है आपका वो समझ जाएगा कि इस बंदे के पास एक सॉलिड नॉलेज है इस एरिया के अंदर जिसमें वो रिसर्च करना चाह रहा है या अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक, उसके पास एक सॉलिड नॉलेज है और वो ये काम कर सकता है। जितना आप अच्छा रिव्यू लिखेंगे उतना ज्यादा रीडर उसको कन्विंस करेगा, रीडर को कन्विंस करेगा। It also shows that you are not simply repeating
what other people have already done or said। आपको समझ आ गई वही बात जो भी मैं कर रहा था। मैंने कहा आप टॉपिक लेते हैं जी, मेमोरी में डाटा कैसे जाता है और वहां से कैसे आता है, ये तो एक कॉमन सी बात है, हर बंदा जानता है और इस पे बहुत काम हो चुका है। अगर आप ये टॉपिक लेते हैं, इस पे तो बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। आप ये रीडर को सेंड करेंगे अपने सुपरवाइजर को, जो भी रीडर है वो फौरन समझ जाएगा ये तो काम हो चुका है, ये तो ऐसे, ये तो बंदे बिल्कुल गए गुजरे। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो इस लिटरेचर रिव्यू में मेंशन कर रहे हैं आप वो मेंशन करें कि अगले बंदे को ये ना लगे कि ये काम तो पहले हो चुका है और बाज लोगों ने ये काम कर लिया हुआ है, ये वही उठा के मेरे सामने लेके आ रहे हैं। ये काम ना करें, आप उसमें वो चीज मेंशन करें जो उसको लगे कि ये काम पहले से, ठीक है, पहले से काम हुआ है, कुछ हुआ है लेकिन सारा नहीं हुआ, कुछ हुआ है और उसमें एडवांसमेंट हो सकती है, ये जो करना चाह रहे हैं उससे बेहतर करना चाह रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए आपके इस लिटरेचर रिव्यू के। आइए जरा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, इसमें किन चीजों को आपने सामने रखना है। इन दिस सेक्शन एम टू डिमॉन्स्ट्रेट एग्जैक्टली हाउ योर प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू कन्वर्सेशन इन द फील्ड। कन्वर्सेशन इन द फील्ड, कन्वर्सेशन का मतलब होता है, वैसे तो हम जैसे कोई गुफ्तो शुनूद करते हैं, किसी से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मतलब लेंगे कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो आपने टॉपिक लिया हुआ है, प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उस पर जब आप काम कर लेंगे तो उस फील्ड में, जिस एरिया में आपने ये रिसर्च की है, उस फील्ड में ये किस हद तक फायदेमंद होगा, लोग कितना इससे फायदा उठाएंगे, कितना लोग इसको पढ़ेंगे, कितने लोग इसको अंडर स्टडी इसको लेके आएंगे, ये सारी कन्वर्सेशन है। आप जब लिटरेचर रिव्यू लिखें, इस चीज को सामने रखें कि मेरा ये काम दूसरों के सामने जाना है, दूसरों को कितना फायदा दे रहा है, दूसरे इससे कितना फायदा हासिल कर रहे हैं, ये चीजें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, आप स्टूडेंट्स ये भी बढ़िया है। व्हाट आर द मेन थ्योरीज, आपका असल थ्योरीज क्या है, मेथड्स कौन से आपके, डिबेट्स क्या है और कन्वर्सेशंस, कंट्रोवर्सीज क्या है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ मेंशन होनी चाहिए। थ्योरीज पे बात कर लें, ये हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि आपके पास अगर कोई अच्छी थ्योरी है, आपका टॉपिक उन थ्योरीज को डिस्क्राइब करेगा, उनको शो कर रहा होगा, उनको जाहिर कर रहा होगा। अगर अच्छी थ्योरीज नहीं है आपके पास, आपका टॉपिक उन चीजों को नहीं शो करेगा, फौरन बंदा समझ जाएगा या ये बंदा ऐसे काम वक्त गुजारी करना चाह रहा है। सर मेथड आपके पास अच्छे हैं डेवलप करने के, रिसर्च करने के, तो आप वो भी आप यहाँ मेंशन कर लेंगे और तो भी उससे पता चल जाएगा। तो सारे जो भी आपने काम करने हैं अपने इस रिसर्च के हवाले से, वो सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे इस रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के अंदर। क्यों करेंगे कि जब रीडर्स ने इनको पढ़ना है, वो समझ जाएगा कि इस बंदे के पास कितना नॉलेज है, कितनी इसके पास स्ट्रॉन्ग थ्योरीज हैं, मेथड इसके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीजें वो समझ जाएगा। बी क्रिटिकल, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स वीकनेस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। आप स्टूडेंट ये भी आपकी इस लिटरेचर रिव्यू में मेंशन होनी चाहिए। आप एक मेथड सिलेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये मेथड ठीक नहीं है, आप उसको ना लें, एक दूसरा मेथड आप समझते हैं कि ये मेरा रिसर्च में मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप वो मेथड अगर मेंशन कर रहे हैं तो उसकी आप स्ट्रेंथ्स को भी मेंशन करें। आप एक थ्योरी, आप टॉपिक लेते हैं, आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना अहम है, कितना स्ट्रांग है अपनी नेचर के हिसाब से, वो आप उसको मेंशन करें। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये चीजें आपकी शामिल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स, नाम से भी आप समझ चुके होंगे
जब हमने रिसर्च का काम करना है तो हमें उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, अपने काम को जितना भी हम फाइंडिंग हासिल करेंगे, फाइंड्स करेंगे चीजों को, उनको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और इसी तरह हम जो मेथड अडॉप्ट करेंगे वो भी जैसे पिछली स्लाइड पे हम देख रहे थे कि हम ऐसा मेथड अडॉप्ट करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी रिसर्च में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे और आपकी रिसर्च के काम को मुकम्मल करने में अहम हो। अब इनके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। मैं दो तीन की बात कर लेता हूं यहाँ पे कि एक तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह रिसोर्सेज की बात है, ये टाइम शेड्यूल है, ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, या ये सारी डिपेंड नहीं करती, ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं आपके जो मेथड आपने लिया हुआ है रिसर्च का काम करने के लिए। आपने जो मेथड लिया हुआ है ये सारी चीजें उनको मेथड को इफेक्ट करती हैं। और फिर आपने किस तरीके से इन तमाम काम को, जितने भी आपने काम करने हैं या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपने उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल जो रिसर्च का काम है उसको इफेक्ट करती हैं। तो लिहाजा आपको सोच समझ के मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए और आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपनी जो रिसर्च का काम आप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उन चीजों को आप सोच समझ के करें। आइए यहां देखते हैं, दिस सेशन मस्ट बी वेल रिटन। वही बात आ गई कि इस सेक्शन में आप जो चीजें मेंशन करें अच्छे अंदाज से लिखें, आप लोग सही तरीके से लिखी होनी चाहिए एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, और उनको इस तरतीब से लिखे जिस तरतीब में मैं हूं। मसलन जैसे आप पहले तो चीजों को फाइंड करेंगे, फाइंडिंग्स आप लेंगे, उसके बाद डाटा को एनालाइज करेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप उनको फाइनलाइज कर लेंगे। अब ये एक तरतीब है, लॉजिकल ऑर्डर है इसका। आपको ये चीज मेंशन करनी है कि मैं ये जो काम करूंगा और उसमें जो जो मैंने मेथड्स, जो जो तरीकाकार लेने उनको इस तरतीब से करना है, लॉजिकली आप उनको रिकॉग्नाइज करें। वजह क्यों है? बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग द रिसर्च। आप ना सिर्फ कि ये रिसर्च कर रहे हैं, येट यूर रीडर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस दैट इज वर्थ परस्यूइंग। स्टूडेंट, परस्यू का मतलब ये होता है कि आप वैसे तो इसका मतलब है किसी चीज के आप पीछे जा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, किसी चीज को पीछे पड़े हुए हैं, परस्यू हम ये लेते हैं। अब यहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये जो प्रपोजल भेज रहे हैं ये एक्चुअली कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, आप बकायदा कोई चीज रिसर्च नहीं कर रहे, आप बकायदा आपने रिसर्च का काम अभी शुरू नहीं किया। आप तो एक तस्वीर दिखा रहे हैं और वो खाका दिखा रहे हैं जिसका रीडर ने, जिसको देखना है, जिसको देख के उसने समझना है कि ये काम ऐसे होना है। अब ये जो आप खाका, ये जो आप नक्शा, ये जो लेआउट, ये जो आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आप सामने रख रहे हैं रीडर के, ये अगर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं होगी मैनेज, तो फिर वो रीडर जो है आपकी बात को समझेगा नहीं, आपके काम की तरीका कार को नहीं समझेगा, आपके मेथड को नहीं समझेगा, वो आपके रिसर्च प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। अच्छी तरह से रिसर्च को डिजाइन करना है और मेथड्स को अडॉप्ट करना, मेंशन करना। When describing the methods you will use, अब जब हम इस मेथड को यहाँ रिसर्च प्रपोजल में लिख रहे होंगे तो आप इन चीजों को देख लें। बी श्योर द कवर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये चीजें जो है वो आपकी कवर होनी चाहिए। नंबर 1, स्पेसिफाई द रिसर्च प्रोसेस यू विल अंडरटेक। अब किस तरीके से आपने रिसर्च का काम करना है, वो आपका प्रोसीजर, वो आपका प्रोसेस क्या है, उसको मेंशन करें। एंड द वे यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑब्टेन इन रिलेशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम, और जो आपने रिसर्च की है उसमें जो आपके रिजल्ट आपके सामने आए हैं उनको आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। डेफिनेटली स्टूडेंट, रिसर्च एक काफी लेंथी काम है
आसान तब होगा जब आप एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से चल रहे हो, आपके पास सही प्रोसीजर होगा, आपने सही प्रोसेस अडॉप्ट किया होगा। अच्छा, आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया, आपने रिसर्च फाइंड की, अब ये जो आपने फाइंडिंग्स ली, इनसे आपने